IBN 7 हौसला है। तो देश दिन भर में आज की सबसे बड़ी खबर खुद को संत बताने वाले रामपाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। देश दिन भर में हमारा जोर इसी खबर पर होगा और इस बारे में पल पल का अपडेट देने के लिए चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी और हिसार में सतलोक आश्रम के बाहर हैं ब्रजेश तिवारी। देश दिन भर में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे पुनीत त्रिपाठी से। इस वक्त मैं हरियाणा कोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि कोर्ट के बाहर अभी क्या माहौल है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके की तैयारी जो है वो की गई है। यहाँ पर रामपाल की पेशी से पहले भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कोर्ट का जो पूरा परिसर है उस पूरे परिसर के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं, RAF के जवान तैनात हैं और जो भी कोर्ट में दाखिल हो रहा है बाकायदा उसकी चेकिंग की जा रही है, उसके पहचान पूछा जा रहा है। आई कार्ड देखने के बाद ही कोर्ट में दाखिल होने देने की इजाजत दी जा रही है। जिस तरीके की तैयारी की गई है वो इस आशंका को देखते हुए है कि कहीं रामपाल के समर्थक जो है वो हाई कोर्ट की तरफ जो है वो रुख ना कर दे। इसको देखते हुए पूरे इलाके में नाकेबंदी है एक तरीके से पूरे कोर्ट परिसर के आसपास और कोशिश ये है कि कोई भी शख्स या रामपाल का समर्थक कोर्ट में दाखिल न हो सके और 10 बजने के बाद ही जैसे ही अदालत खुलेगा कभी भी रामपाल को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद स्वयंभू संत और अब देशद्रोही रामपाल की ये पहली तस्वीर है जिसमें वो साफ साफ पहचान में आ रहा है। देर रात जब पुलिस रामपाल को लेकर पंचकुला पहुंची तो जनरल अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। चूंकि मामला काफी संवेदनशील था लिहाजा अस्पताल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मीडिया से बचाते हुए पुलिस रामपाल को अस्पताल के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही है। मीडिया ने उससे सवाल पूछना चाहा मगर उसने मुंह नहीं खोला। रामपाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे मीडिया से? क्या कहना चाहते हैं? भरोसा नहीं है, बीमार हैं, बोलने मीडिया से क्या कहना चाहते हैं आप? रामपाल ने कुछ नहीं कहा और पुलिस उसे अस्पताल के अंदर ले गई। यहाँ तीसरी मंजिल पर सामान्य वार्ड में उसका मेडिकल हुआ। बता दें कि आश्रम से गिरफ्तारी के बाद रामपाल के कब्जे से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। रामपाल के हिसार से चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही मोहाली और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल अलर्ट पर थे। जिस वक्त रामपाल को पंचकुला के अस्पताल में ले आया गया उस वक्त हमारे सहयोगी चैनल ETV के संवाददाता अंकित दुदानी मौजूद थे। अंकित ने बताया कि रामपाल पूरी तरीके से ठीक है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बरवाला के सतलोक आश्रम से देर रात गिरफ्तारी के बाद संत रामपाल को पंचकुला के सामान्य अस्पताल में लाया गया और यहीं उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल के अंदर डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी हालत बिल्कुल सामान्य है, जबकि आश्रम के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनकी हालत खराब है और इसी वजह से वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो पा रहे हैं। मीडिया को भी चकमा देने की एक बार फिर से कोशिश की गई। सेक्टर 32 का कहा गया कि चंडीगढ़ सेक्टर 32 में उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन पंचकुला के सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में यहीं लाया गया उनको और यहीं उनका मेडिकल करवाया गया। अब देखना यह होगा कि संत रामपाल को जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर पेश किया जाता है तो कोर्ट इस मामले में अब आगे क्या संज्ञान लेता है। ETV न्यूज हरियाणा के लिए पंचकुला से कैमरामैन सन्नी सिद्धू के साथ अंकित दुदानी। आखिरकार स्वयंभू संत रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस को खासी मेहनत करनी पड़ी। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद रामपाल गिरफ्तार नहीं हो रहा था। रामपाल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसी एम्बुलेंस में ले गई। उसे हिसार के बरवाला में उसके आश्रम से बुधवार रात तकरीबन 9 बजे गिरफ्तार किया गया। रामपाल की गिरफ्तारी की सुखबुगाहट बुधवार शाम को उस वक्त शुरू हो गई थी जब पुलिस ने आश्रम के गेट से पत्रकारों को हटाना शुरू किया। इसके बाद आश्रम के गेट पर एक के बाद एक कई एम्बुलेंस लाई गयी। रात का वक्त का इंतजार किया गया और जैसे ही रात हुआ पुलिस की अचानक फोर्सेज यहाँ पर बढ़ा दी गई और उसके बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस के अंदर उनको ले जाया गया। इससे पहले पुलिस ने आश्रम के गेट को घेर लिया था। पैरामिलिट्री फोर्स के सैकड़ों जवानों को भी तैनात कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रामपाल को एम्बुलेंस में लेकर फौरन ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी योजना थी कि बिना किसी निर्दोष व्यक्ति की जान गंवाए ये काम सफल होना चाहिए, उसमें हमको पूर्ण सफलता मिली है।
रामपाल की गिरफ्तारी से पहले बुधवार सुबह आश्रम ने पुलिस को 4 महिलाओं और एक बच्चे का शव सौंपा। साथ ही एक बीमार लड़की की मौत अस्पताल पहुंचने पर हुई। पुलिस के मुताबिक इसमें से कोई भी मौत पुलिसिया कार्रवाई में नहीं हुई है। रामपाल के अलावा पुलिस ने उसके 400 से ज्यादा समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। रामपाल ने पुलिस से खुद को दूर रखने के लिए इंसानी ढाल का सहारा लिया। आश्रम में महिलाओं और बच्चों समेत हजारों लोगों को बंधक बनाया गया ताकि पुलिस आगे बढ़ने और सख्ती करने से पहले 100 बार सोचे। मंगलवार को रामपाल समर्थकों और पुलिस वालों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार रात से ही आश्रम से लोगों को निकालना शुरू किया। बुधवार रात तक पुलिस आश्रम से तकरीबन 15,000 लोगों को निकाल चुकी थी। आश्रम से बाहर निकले कई भक्तों की माने तो उन्हें पुलिस के हमले के खिलाफ दीवार की तरह इस्तेमाल किया गया। महिलाओं बच्चों को आगे रखकर रामपाल अपनी जंग लड़ना चाहता था। हम तो उसमें पड़े, हम आगे नहीं आए। वो कह रहे थे आगे जाने। हाँ, आगे उनका सब आगे चलो, हम नहीं गए। हमारे नन्हे बच्चे थे, हम नहीं गए। बहुत मुश्किल से धक्का मार के ताला तोड़ करके निकल के आए। बड़ी मुश्किल से हमको पुलिस वाले ने सुरक्षित यहाँ ले भेज दिया है। मंगलवार को गोलीबारी और आंसू गैस के गोलों की तस्वीर एक बार फिर देखी। सोचिए, इसी तरह के माहौल में आश्रम में हजारों लोग मौजूद थे। आश्रम के इस गेट का ताला बंद था और गोलियों की आवाज के बीच हजारों लोगों की सांसें अटकी हुई थी। उन्हें मानव दीवार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाया गया था। निकलना चाह रहे थे, फिर भी बोले कि आज नहीं निकलो, निकलने के कोई अथी नहीं है। हमारे लड़के को मारा पीटा, वहीं पकड़ लिया। हम निकलना चाह रहे, 15, 12, 13 दिन हो गया हमको, और वहाँ जाने नहीं दिया, बंद गेट कर रखे थे। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की पहली प्राथमिकता आश्रम से लोगों को पूरी तरह बाहर निकालकर उसकी सघन तलाशी है, ताकि अंदर किसी तरह का कोई हथियार या दूसरी संदिग्ध चीज न रह जाए। देश दिन भर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हिसार से मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी। रामपाल भले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पुलिस भी अभी भी सतलोक आश्रम के अंदर नहीं जा पाई है। देर रात तक पुलिस ने लोगों को अनाउंसमेंट करती रही और तकरीबन 1500 लोग सतलोक आश्रम से बाहर निकले। अब पुलिस ये तस्दीक करने में जुटी हुई है कि क्या कुछ और भी लोग इस आश्रम के अंदर हैं या फिर नहीं। अगर ये तस्दीक हो जाती है, उसके बाद ही पुलिस सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश करेगी। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने सरकार को आगाह किया कि गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क सकती है, इसलिए पुलिस को बहुत सावधानी से काम लेना होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार शाम मुख्यमंत्री खट्टर से बात की। हरियाणा सरकार की अपील पर गृह मंत्रालय ने रामपाल की गिरफ्तारी के मिशन के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी भेजी। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सबको उसका पालन करना चाहिए। इतना नाटक की आवश्यकता नहीं थी, इतने लोगों को जख्म होने की आवश्यकता नहीं थी। कानून को अपने हाथ में लेके उद्यम मचा देना, एकदम आतंक, लोगों के मन में इतना आतंक फैल जाता है इससे। इससे पहले पुलिस ने रामपाल के भाई पुरुषोत्तम दास और आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर को हिरासत में ले लिया। राज कपूर बुधवार को आश्रम से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर पुलिस ने उसे दबोच लिया और बाद में रामपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे ड्रामे के बाद हुई इस गिरफ्तारी से आसपास के गांव वाले काफी खुश हैं। उन्होंने हरियाणा पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। 8 साल पहले हत्या का आरोप लगने के बाद रामपाल सुर्खियों में आया था। उस वक्त गांव वाले और रामपाल के समर्थकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। ये बवाल इतना बढ़ गया था कि रामपाल को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। आखिर क्या था ये मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 12 जुलाई 2006 को हरियाणा में रोहतक के करौंथा में सतलोक आश्रम के बाहर जमा भीड़ पर हुई फायरिंग में झज्जर के एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि गोली आश्रम की ओर से चली थी। इस मामले में रामपाल और उसके 37 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसी मुद्दे पर 12 मई 2013 को करौंथा में पुलिस और गाँव वालों के बीच झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 14 मई 2013 को पुलिस ने आश्रम खाली करा लिया। इसके बाद रामपाल हिसार में बरवाला के आश्रम में चला गया। इन्हीं मामलों में रामपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। रामपाल की पेशी से छूट खत्म होने के बाद हिसार कोर्ट में इस साल 14 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई। सुनवाई के दिन समर्थकों ने कोर्ट परिसर में घुसकर बवाल काटा, वकीलों से हाथापाई की और जजों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस पर हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और रामपाल को
पेश होने का आदेश दिया। कई सुनवाई पर वो पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। रामपाल को पहले 5 नवंबर, फिर 10 नवंबर और फिर 17 नवंबर को पेश होने की तारीख दी गई, लेकिन हर बार वो मेडिकल रिपोर्ट भिजवा कर बचता रहा। इस बार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रामपाल को 21 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया। रामपाल पर कौन कौन से केस दर्ज हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन से उन पर मामले चल रहे हैं, आखिर क्या है रामपाल का इतिहास, ये बताएंगे हमारी सहयोगी पायल। तो बाबा रामपाल पर केस कौन सा है? देशद्रोह का मुकदमा बाबा रामपाल पर दर्ज हो रखा है। सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी है इन पर। साथ ही सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए लोगों को भड़काने का आरोप भी बाबा रामपाल पर है। सरकार के खिलाफ युद्ध के मकसद से हथियार अपने आश्रम में रखने का केस भी बाबा पे दर्ज है। सरकार के काम में बाधा पहुंचाना, सरकारी काम में रुकावट ये बाबा पैदा कर रहा है। दंगा फैलाना, आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश भी इस बाबा के खिलाफ दर्ज है। लोगों को जबरन बंधक बनाए रखना अपने आश्रम में, ये केस भी बाबा के खिलाफ है। पहले से हत्या, धोखाधड़ी, जमीन हथियाने के केसेस भी कई केसेस है जो बाबा के नाम पर चल रहे हैं। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं आपको अपने सहयोगी तेजस्वी के पास। और आइए अब रुक करते हैं यहाँ पे खबर राजधानी दिल्ली से, जहाँ पे दिल्ली में 1 करोड़ की फिरौती के लिए एक छात्र की हत्या कर दी गई। इस छात्र का अपहरण कल शाम को ही हुआ था। आज उसकी लाश एक नाले से बरामद हुई। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रहने वाले उत्कर्ष का मंगलवार शाम को अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद बदमाशों ने उत्कर्ष के परिवार वालों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले उत्कर्ष के परिवार का आभूषणों का कारोबार है। बुधवार को उसकी लाश गीता कॉलोनी के एक नाले से मिली। छात्र का शव मिलने के बाद पुलिस सख्ते में है। फोन डिटेल के आधार पर अब अपहरणकर्ताओं के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को शक है कि अपहरण के पीछे किसी करीबी का हाथ हो सकता है। संदीप कुमार, दिल्ली, IBN 7। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में पुलिस वालों ने एक बिल्डर के दफ्तर के बाहर जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें दफ्तर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सारा मामला अवैध वसूली से जुड़ा है। जब पुलिस के खिलाफ विजिलेंस में शिकायत कर दी गई थी और यहां पे पुलिस भड़क गई थी और अपनी बिल्डर से शिकायत लेने के लिए दबाव बनाने लगी। संजीव साहनी पेशे से एक बिल्डर हैं और कैलाश कॉलोनी में उनका दफ्तर है। संजीव का आरोप है कि उनके मजदूरों को पुलिस ने बिना कसूर रोके रखा और तब छोड़ा जब उन्होंने 50,000 रुपए दिए। संजीव ने थाने के SHO रमेश कालसन और एक सब इंस्पेक्टर नरेंद्र समेत 2 और पुलिस वालों के खिलाफ विजिलेंस विभाग में शिकायत कर दी। साथ ही संजीव ने कड़कड़डूमा कोर्ट में भी पुलिस के खिलाफ केस डाल दिया। ज्योतिनगर थाना पुलिस को ये रास नहीं आ रहा था और 16 नवंबर की आधी रात को ज्योतिनगर थाने के पुलिस वालों ने तोड़फोड़ की, जो कैमरे में कैद हो गई। और अब बात एक ऐसे प्राइमरी स्कूल की जिसने कॉन्वेंट स्कूलों से मुकाबला करने की ठानी है। मेरठ के फफुंडा प्राइमरी स्कूल की सबसे कम उम्र की प्रिंसिपल ने वो करके दिखा दिया जो किसी भी प्राइमरी स्कूल के लिए सपने जैसा है। इस प्राइमरी स्कूल में बच्चे न सिर्फ टाई बेल्ट और ड्रेस में स्मार्ट बनकर आते हैं, बल्कि पढ़ाई में भी उतने ही स्मार्ट हैं। मेरठ के फफुंडा प्राइमरी स्कूल की तस्वीर देखकर आप यही कहेंगे कि ये बदलाव की मुहिम है। अब इनके यूनिफॉर्म बदलाव आने से इतना फर्क आया कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा है। अब जैसे जैसे इनको मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगी कि प्रोग्राम्स कराऊंगी, बच्चों को कहीं बाहर भी लेके जाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चे कहीं बाहर भी घूमने जाएं। यहाँ आज सब कुछ वैसा ही है जैसा कॉन्वेंट स्कूलों में होता है। बच्चों को घंटे के अनुसार पढ़ाया जाता है, उन्हें साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ सारी व्यवस्था कौसर जहाँ ने अपने वेतन से की है। यहाँ के बच्चों से जब हमने बात की तो उन्होंने ऐसे सवालों के जवाब दिए कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे क्या बता पाएंगे। और अब देश दिन भर में कुछ अहम खबरें संक्षेप में। श्रीलंका सरकार ने तमिलनाडु के 5 मछुआरों की सजा माफ करके उन्हें वापस भारत भेज दिया है। इन लोगों को ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इसे लेकर तमिलनाडु में कई दिनों से श्रीलंका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। PDP संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अनंतनाग से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने दावा किया कि इस बार जम्मू कश्मीर में PDP की सरकार बनेगी। इंदौर में इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने साथ पढ़ने वाले छात्र पर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि अश्लील MMS बनाकर आरोपी उसके साथ पिछले 1.5 साल से बलात्कार कर रहा था। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर चुकी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक आवासीय स्कूल में 6 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई थी। स्कूल प्रबंधन इन आरोपों को झूठा बता रहा है।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। मुख्तार अहमद नाम के संदिग्ध आतंकी के पास से पुलिस को अमेरिकी डॉलर की फोटोकॉपी, जिहादी वीडियो क्लिप और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्तार बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। बीती रात झारखंड के गिरिडीह में मधुपुर पैसेंजर की एसी बोगी में बदमाशों ने लूटपाट किया और विरोध करने पर एक मुसाफिर को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि महेश मुंडा रेलवे स्टेशन से अपराधी ट्रेन पर सवार हुए थे। लोगों का कहना है कि वारदात के वक्त जीआरपी के जवान ट्रेन में नहीं थे। देश दिन भर में वह खबर योग गुरु बाबा रामदेव की, जो कि एक नए विवाद में घिर गए हैं। बिहार में सिरसा जिले के एक गांव अंदोली को उन्होंने आदर्श गांव का नाम दिया था। 2010 में रामदेव सहरसा आए और उन्होंने अंदोली को गोद लिया था, लेकिन आज तक इस गांव में विकास की ईंट तक नहीं रखी गई। अंदौली में 2010 में जब बाबा रामदेव यहां आए और लोगों को विश्वास दिलाया कि ये गांव बिहार में आदर्श गांव के नाम से जाना जाएगा, तो लोगों ने पहली बार किसी पर विश्वास किया, क्योंकि ये वाड़ी एक संत की थी। मगर 4 साल बीतने के बाद भी ये गांव जस का तस विकास के इंतजार में है। अब लोगों का कहना है कि बाबा भी राजनेता की वाणी बोलने लगे हैं। वो संत थे, लेकिन अभी तक उनका शब्द का पूर्ति नहीं हुआ। स्टेज पर भाषण के तरह ही बोल करके चले जाते हैं, जनता का कोई काम नहीं होता। गांव के प्रमुख ने भी बाबा से विनती की है कि बाबा गांव का विकास करें, नहीं तो गांव के लोगों का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। बहरहाल ग्रामीणों में निराशा का माहौल है। लोग योग गुरु के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। भारतीय टीम ने स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना को बुधवार में उन्होंने गाजियाबाद में एक अनाथ आश्रम के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाकर सफाई की और वहां बच्चों से मुलाकात भी की। सुरेश रैना ने सफाई के बाद 9 लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए नॉमिनेट किया है, जिसमें यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शुक्ला, सिंगर सोनू निगम और श्रेया घोषाल, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और श्रीकांत, क्रिकेटर आरपी सिंह, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, फुटबॉल खिलाड़ी श्रजेय के नाम शामिल किए गए हैं। उन्होंने लोगों को आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने की भी सलाह दी है। तो 9 लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि 1 महीने में ये लोग साफ सफाई का अभियान करें। वहीं ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले टीम की तैयारी को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां 10 से 12 मैच होने हैं और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा फायदेमंद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीम को पूरा समय मिला है, जिसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े सुरेश रैना और अब देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। आगरा में एक लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने गैंग रेप किया। जान बचाने के लिए लड़की मकान की छत से कूद गई, मगर उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने इस मामले में लड़की के बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। विश्व शौचालय दिवस पर शौचालय निर्माण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर शौचालय बनाने के लिए केंद्र से बिहार को कम पैसा मिला तो बिहार के 7 केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में घुसने नहीं दिया जाएगा। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मांझी के बयान को बेतुका बताया। बिहार के हाजीपुर में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस घटना में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बुधवार को पटना में महिला अस्थायी टीचरों ने बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये टीचर कई साल से अस्थायी रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रही हैं और इनकी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए। बिहार के वैशाली जिले में लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। पुलिस का कहना है कि लूट की कई वारदातों में इन दोनों की काफी दिनों से तलाश थी।